हाय मेरे क्लास 11th के वॉरियर्स, कैसा रहा आज आपके बायोलॉजी का पेपर। मैं उम्मीद करता हूँ पेपर बहुत शानदार गया होगा। जिन क्वेश्चंस को मैं कराया था वही क्वेश्चंस देखने को मिला होगा। प्लीज़ एक बार कमेंट करके आप बताइए कि आपका पेपर कैसा गया। देखो, अब तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है और तुम्हारा नेक्स्ट पेपर जो है ना वो केमिस्ट्री का है। और इसके लिए लगातार मैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये पूरा का पूरा सीरीज में परीक्षा बोध वर्ष 2026 से कवर कर रहा हूँ। देखिए, ऑलरेडी हमने इसका 2 वीडियो बना रखा है। सबसे पहले वीडियो में चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड चैप्टर नंबर सेकंड को कवर किया था। एक दूसरा वीडियो अपलोड होता है जिसमें चैप्टर नंबर थर्ड और फोर्थ को कवर किया हूँ। आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर फिफ्थ और सिक्स्थ को फाइनली कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब हमें पेज नंबर 79 में जाना है और पूरे अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, फटाफट देख लेते हैं चैप्टर नंबर फिफ्थ ऊष्मागतिकीय, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये रहा हमारा चैप्टर्स हमारे सामने। इसके पहले मैं थोड़ी जूम करता हूँ ताकि टोटल आपको ऑन स्क्रीन दिखे। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा होगा। आइए देखते हैं ऊष्मागतिकी से कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है, मतलब ऊष्मा बाहर निकलती है, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी। और इसी का एक अपोजिट होता है ऊष्माशोषी। तो ऊष्माशोषी किसे कहते हैं? ऐसे अभिक्रियाएं जिससे ऊष्मा उत्सर्जित नहीं होती बल्कि अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है, उसे कहते हैं ऊष्माशोषी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी ध्यान रखना। जैसे हमने एनओ नाइट्रस ऑक्साइड में नाइट्रस ऑक्साइड को हमने तोड़ा तो एक नाइट्रोजन गैस बना और दूसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है बाहर रिलीज हुआ, इसलिए उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमें फिफ्थ नंबर देखना है, ऊष्मागतिकीय का शून्य नियम किसे कहा जाता है। इस नियम को तापीय साम्य का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो पिंड यदि अलग अलग किसी तीसरे पिंड के तापीय साम्य में हो तो आपस में एक दूसरे के तापीय साम्य होंगे। ठीक, इसे कहते हैं ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है कि उदासीनीकरण ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। तो उदासीनीकरण ऊष्मा निकाय की एंथैल्पी में वह परिवर्तन है जो किसी अम्ल का 1 ग्राम तुल्यक तनु बिलियन में किसी क्षार के 1 ग्राम तुल्यक द्वारा पूर्णतः उदासीन करने पर होता है। इसे कहते हैं उदासीनीकरण अवक्रिया। ठीक है, एक चीज और याद रखना कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्या होता है, एसिड एंड बेस के बारे में। बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा वो है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार ऊर्जा का संरक्षण नियम भी कहते हैं, इसे ऊर्जा का संरक्षण नियम भी कहते हैं। और ऊर्जा का संरक्षण नियम सिंपल से कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते ना तो नष्ट कर सकते, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊष्मागतिकीय का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये सारा ना सब कुछ सेम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बेटा। एक चीज और याद रखना कि प्रूफ करना है पीवी बराबर एनआरटी आदर्श गैस समीकरण। तो ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। एंड डेल एच एंड डेल यू में संबंध, तो प्लीज इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हेस का नियम का प्रतिपादन 1840 में हुआ था। इस नियम के अनुसार यदि कोई रासायनिक परिवर्तन दो से अधिक विविधियों द्वारा या एक से अधिक पदों में किया जाए तो संपूर्ण परिवर्तन में उत्पन्न अथवा अवशोषी ऊष्मा की मात्रा स्थिर रहती है, चाहे वह परिवर्तन किसी भी द्वारा क्यों न किया जाए। ये हेस का नियम याद रखना। नेक्स्ट सेट में पूछेगा रुद्धोष्म प्रक्रम, तो प्लीज इसे प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपको प्रिपेयर करना है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। फिर से मैं बताऊंगा, ऊष्मागतिकीय हो, ऊर्जा संरक्षण हो या फिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक ही नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते ना तो नष्ट, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपको प्रिपेयर करना है। चलो, बाकी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। गणितीय व्यंजक देख लीजिए। ठीक है, बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेगा। चलिए बेटा, ये सब चीजें साइड करते हैं। नेक्स्ट बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ये प्रूफ वाला जरूर, अच्छा ये वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, हाँ व्यंजक। ठीक है, ऊष्मागतिकीय क्या है और Cp माइनस CV इक्वल R व्यंजक को स्थापित करना, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड इसके बाद ये रहा। ठीक, तो इसे भी अच्छे से तैयार कीजिएगा। दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, हेस का नियम जरूर देख लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी है हेस का नियम। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिएगा। मैं देखो बेहतरीन प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, वही क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो एग्जाम में छपते हैं, और एक बार नहीं कई बार छपते हैं। ठीक है, तो प्लीज सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर जरूर करते जाना अगर एग्जाम में मचाना है तो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन तुम देख लो अपना, सिद्ध कीजिए वाला। ठीक है,
ये वाला डेल एच और डेल यू में संबंध सीधे तौर पर पूछेगा, ठीक, तो इसे भी प्रिपेयर कर लेना बस, बाकी यहाँ से कुछ मत पढ़ना, पूरा पूरा चैप्टर ही स्किप कर दो। हाँ, नेक्स्ट तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्थिर दाब तथा स्थिर ताप को सिद्ध करना है, मतलब डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस, ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, जिसे कहते हैं गिब्स हेमोल्टोज, ठीक है, तो ये देख लेना, बाकी कुछ मत करो, सारा चैप्टर ही खत्म है। चलो नेक्स्ट आ गया हमारा चैप्टर नंबर 6 साम्यावस्था। आइए देखते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे साम्यावस्था से, एंड सीधे हम जंप करते हैं अपने चैप्टर्स में। सबसे पहले भाई साहब लुईस अम्ल और लुईस की क्षार के बारे में तुम पढ़ ही लेना, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा और ओटी में बनेगा, ओटी मतलब एडजेक्टिव टाइप, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद करना है कि रासायनिक साम्यावस्था पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये आपको प्रिपेयर करना है, ठीक, बाकी यहाँ से छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमें देखना है कि गैसों के द्रवों में विलेयता पर दाब तथा ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दाब का प्रभाव और ये रहा ताप का प्रभाव। दाब का प्रभाव क्या होगा, दाब बढ़ाने से गैसों की द्रवों में विलेयता बढ़ती है, क्योंकि गैसों के अणु विलायक के अंतर अणु का स्थान समा जाते हैं, और ताप बढ़ाने से गैसों में द्रवों की विलेयता घटती है, क्योंकि गैसों का अणु गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो मैंने लुईस अम्ल और लुईस क्षार बोला था, या फिर कुछ लोग इसे लुई भी कहते हैं, तो ये चीज अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक, बाकी यहाँ से छोड़ दो, यहाँ से ज्यादा वेटेज नहीं है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि बफर विलियन क्या होता है या बफर स्टॉक, ठीक है, तो बफर विलियन याद रखना, इसका यूज कहाँ होता है और ये क्या होता है, ये दोनों चीज काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार अम्लीय छोड़ सकते हो, क्षारीय छोड़ सकते हो, लेकिन बफर मत छोड़ना, ठीक है, ये बफर सिस्टम वाला नहीं है, खाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा कि सम आयन प्रभाव से क्या समझते हैं, ठीक है, तो इसे भी तैयार करना है बहुत अच्छे से। चलिए बाकी यहाँ से कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। बाकी तुम्हारे लिए हाइब्रिड सैंपल पेपर लॉन्च नहीं हुआ तो परेशान मत होना, 12th में मैं तुम्हारे लिए हाइब्रिड सैंपल पेपर लॉन्च जरूर करूंगा, ताकि एग्जाम में 10th के जैसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाओ। आइए देखते हैं ली-सैतेली का नियम क्या है, ठीक है, और निम्न समीकरण पर ताप दाब एवं सांद्रण बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये रहा ली-सैतेली का नियम, ठीक है, ये सारे नियम तुम्हें प्रिपेयर करना है, ली-सैतेली का नियम। चलिए छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, सिद्ध कीजिए कि Kp बराबर KCRT डेल एन, ठीक है, तो इसे अच्छे से तैयार कर लेना भाई, एग्जाम में देखने को मिलेगा, बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लो इस प्रकार से पूरा चैप्टर ही कंप्लीट होता है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में, जिसमें चैप्टर नंबर 7 मतलब रेडॉक्स अपक्रिया से और आगे क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। अभी मैं वीडियो कहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। एंड जल्द ही हम एक वीडियो और लेकर के आएंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 7 और जो भी चैप्टर बचा है उसे कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।